Assalamu alaikum students. Today we will study about classical marginal productivity theory, क्लासिकी नजरिए मुख्तदिम पैदावारियत. This theory belongs to the theory of distribution of national income. In fact, national income in a country is the result of the combined effort of four factors of production. They are land, labor, capital and entrepreneurship. And the income produced by these factors of production is distributed among these factors as their remuneration, as wages, rent, interest rate and the profit. यानी किसी भी मुल्क की जो कौमी आमदनी है वो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जमीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम की मदद से पैदा होती है और इन्हीं के दरमियान तकसीम हो जाती है लगान, सूद, उजरत और मुनाफा के तौर पर. But now the question is how the remuneration of a factors of production is determined. There are the different theories presented by the different economists. For example, the classical economist. Classical economist gave the theory of the marginal productivity. According to this theory, the remuneration of a factors of production is determined equal to the वैल्यू ऑफ द मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ डेट फैक्टर. यानी क्लासिकी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक किसी भी आमली पैदाइश का मुआवजा उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उसकी जो मुख्ततिम पैदावारी मालियत है उसके बराबर तय पाता है. ये क्लासिकी नजरिया मुख्ततिम पैदावारियत है. जबकि एक और नजरिया जो कि न्यू क्लासिकल मुआशदानों ने दिया, उनके मुताबिक जिस तरह किसी शेयर की कीमत का फैसला तलब और रसद के तवाजुन से होता है, बिल्कुल इसी तरह किसी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मुआवजा या उनकी कीमत का तयन उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड और सप्लाई की जो है वो इंटरेक्शन उसके तवाजुन से जो है वो तय पाता है. इस लेक्चर में हम पहला नजरिया क्लासिकी नजरिया मुख्ततिम पैदावारी पढ़ेंगे. What is the classical marginal productivity theory? Other factors remaining the same, a factor of production will be higher up to the point at which the market price of factor is equal to the value of its marginal productivity. बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए अगर किसी मुल्क में मुकम्मल मुकाबला के हालात हों तो हर आमली पैदाइश का मुआवजा उसकी मालियती मुख्ततिम पैदावार के बराबर होता है. गोया के नजरिया में ये बता रहा है कि हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रेमुनेशन या उसका मुआवजा उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की वैल्यू के बराबर होता है. गोया हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना कितना मुआवजा मिलेगा, जितनी भी है उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की वैल्यू होगी. लेकिन यहाँ दो पॉइंट जो हैं वो यकीनन समझने के काबिल हैं. पहली बात तो यह है कि मार्जिनल प्रोडक्ट से क्या मुराद है और दूसरी बात यह कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट से क्या मुराद है. मार्जिनल प्रोडक्ट ये कंसेप्ट हमने बहुत दफा पढ़ा भी. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर इज एडिशन इन टोटल प्रोडक्ट बाय इम्प्लाइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ डेट फैक्टर. यानी मार्जिनल प्रोडक्ट या मुख्ततिम पैदावार से मुराद कुल पैदावार में वो तब्दीली है जो कि उस आमली पैदाइश का एक अजाफी यूनिट जो है वो कारोबार में लगाने से जो है वो हासिल होती है. हम टोटल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेकर भी मार्जिनल प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं. या हमने टोटल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, विद रिस्पेक्ट टू क्यू जो कि उसका जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. या हमने टोटल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लिया गया विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यू. क्यू हियर मीन्स द क्वांटिटी प्रोड्यूस. और इस तरह भी हम मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो मालूम कर सकते हैं. या अगर हम थ्योरेटिकली इसको देखें तो क्वांटिटी में आने वाली तब्दीली से जो है वो टोटल प्रोडक्ट में जो है वो कितनी तब्दीली जो है वो आती है, यही मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाती है. जैसा कि इस डेफिनेशन से भी जो है वो जाहिर है, क्वांटिटी में एक यूनिट की तब्दीली से टोटल प्रोडक्ट में जो है वो कितनी तब्दीली आती है. इट इज नोन एज द मार्जिनल प्रोडक्ट. Value of the marginal product. If the marginal product of a factor is multiplied by the price of the product produced by that factor, we get value of the marginal productivity. गोया value of the marginal productivity हम कैसे मालूम कर सकते हैं? किसी भी जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो है वो
वैल्यू मालूम करने के लिए उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट को अगर उस कमोडिटी की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें हासिल होगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट में जितनी भी मार्जिनल प्रोडक्ट दी है उसकी जो है वो वैल्यू जो है वो कितनी है, उसकी मालियत कितनी है। There are some assumptions. First one, perfect competition। ये थ्योरी जो है वो चंद assumptions पर जो है वो बेस करती है। पहली assumption इसमें यह है perfect competition in the product and the labor market। यानी दोनों मार्केट्स में, कमोडिटी मार्केट में भी और लेबर मार्केट में भी। लेबर मार्केट दर हकीकत यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है तमाम तर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट को। दोनों में जो है वो मुकम्मल मुकाबला यानी परफेक्ट कंपटीशन जो है वो पाया जाता है। गोया कि बहुत सारी फर्म्स हैं जो कि लेबर्स को एम्प्लॉय कर रही हैं और बहुत सारे लेबर्स हैं जो कि अपनी जो है वो सप्लाई दे रहे हैं। और फिर इसके अलावा ये भी कि लेबर्स की या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड और सप्लाई से जो है वो उनका रेमुनेशन या उनका मुआवजा जो है वो तय पाता है। जैसे कि लेबर मार्केट में उजरत तय पाती है और ये उजरत जो है ये फिक्स रहती है क्योंकि ये मार्केट डिटरमिनेंट होती है और इसको कोई फर्म अपनी डिमांड में कमी करके या कोई लेबर अपनी सप्लाई में कमी करके इसको मुतासिर नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात, दूसरा मफरूजा ये है कि एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कानूनी तकलील हासिल का निफाज होता है। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कानूनी तकलील हासिल क्या है? कानूनी तकलील हासिल से मुराद ये है कि अगर हम किसी भी कारोबार में अगर हम लेबर और कैपिटल की यूनिट जो हैं वो एक खास जो है वो तनासुब से ज्यादा करते चले जाएं तो पैदावार में होने वाला इजाफा उस निस्बत से कम होता है। यानी कि अगर हम किसी भी कारोबार में लेबर और कैपिटल यानी मेहनत और सरमाए की कोई एक इकाई डबल कर देते हैं तो पैदावार में इजाफा होता तो है लेकिन डबल नहीं होता, गोया डबल से कम होता है। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि मार्जिनल प्रोडक्ट गिरती चली जाती है। मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि एक नई जो है वो मेहनत और सरमाए की कैपिटल और लेबर की एक नया यूनिट जो है वो कारोबार में लगाने से टोटल प्रोडक्ट में कितना इजाफा होता है, तो टोटल प्रोडक्ट में होने वाला इजाफा मुसलसल कम होता चला जाता है। सिंपली जैसे ही आप मेहनत और सरमाए की इकाइयां कारोबार में ज्यादा करते चले जाते हैं टोटल प्रोडक्ट में होने वाला इजाफा पहले की निस्बत कम होता चला जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट गिरती चली जाती है। दूसरी बात यह है कि होमोजेनिटी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के तमाम तर जो यूनिट्स हैं वो बिल्कुल हर लिहाज से बराबर हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम लेबर की एग्जांपल लें तो सबके सब लेबर जो हैं वो अपनी जिस्मानी जहनी सलाहियत के लिहाज से, अपनी वैल्यूज के लिहाज से, अपनी ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग के लिहाज से सबके सब जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे के बराबर हैं। फिर इसके अलावा ये कि एक और मफरूजा ये है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे का नेमुल बदल हैं। ऐसा मुमकिन है कि आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक दूसरे की जगह जो है वो इस्तेमाल कर सकें। ऐसा मुमकिन है कि ज्यादा मजदूर और कम सरमाया या कम मजदूर और ज्यादा सरमाए की मदद से जो है वो शय को पैदा कर लिया जाए उतनी ही मिकदार में। गोया लेबर और कैपिटल जो हैं वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, निमुल बदल है, उनको एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक और असम्पशन ये है कि देयर इज द फुल एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमेशा जो है वो मुकम्मल मुकाबले की जो है वो सूरत हाल पाई जाती है। गोया कि कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेकार नहीं है। सब के सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि काम करने के ख्वाहिशमंद हैं और काम करने के काबिल भी हैं वो सब के सब जो है वो फुली एम्प्लॉयड हैं। कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेरोजगार नहीं है। स्टैटिक मॉडल, ये एक साकित मॉडल है, स्टैटिक मॉडल है, यानी कि इस मॉडल में जो है इसके अरसे वक्त के दौरान जो है वो टेक्नोलॉजी में और जो है वो प्रोडक्शन टेक्निक्स में और लोगों की पसंद नापसंद में इनमें जो है वो कोई तब्दीली नहीं आती। वो एक डायनेमिक मॉडल नहीं है बल्कि ये एक स्टैटिक मॉडल जो है वो है। फिर इसके अलावा ये कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो परफेक्टली मोबाइल हैं, वो आसानी के साथ जो है वो एक कारोबार से दूसरे कारोबार और इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आसानी के साथ जो है वो हरकत कर सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्यों मोबाइल होते हैं, वो क्यों एक
जगह को छोड़कर दूसरी जगह या एक इंडस्ट्री को छोड़कर दूसरी इंडस्ट्री में चले जाते हैं। फिर इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं, जिसमें जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मुआवजा, बेहतर मुआवजे की ख्वाहिश में, प्रमोशन की ख्वाहिश में, तरक्की की ख्वाहिश में वो एक जगह से दूसरी जगह या एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जो है वो मूव कर जाते हैं। चुनांचे यहाँ हम ये मफरूजा रखते हैं कि ये कानून उसी वक्त सही साबित होगा जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल होंगे, यानी वो मुकम्मल तौर पर हरकत पजीर होंगे। फिर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो रसद है वो मुकम्मल तौर पर लचकदार है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनकी सप्लाई जो है वो लचकदार है, जिसका मतलब ये है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तादाद को जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा किया जा सकता है। अगर हम किसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ जाने की वजह से उसको ज्यादा मिकदार में एम्प्लॉय करना चाहें तो ऐसा भी मुमकिन है, और अगर हम जो है किसी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डाउन साइजिंग करना चाहें, उसको कारोबार से बाहर निकालना चाहें, तो ये भी जो है वो आसानी के साथ जो है वो किया जा सकता है। ये स्टूडेंट्स मफरूजात हैं, ये वो असम्पशंस हैं जिसकी बुनियाद पर, जिसको बेस बनाते हुए जो है ये कानून जो है वो पेश किया गया। अगर ये असम्पशंस, ये मफरूजात, ये फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे तब हमारा जो है वो लॉ सही साबित होगा, और अगर ये कोई एक मफरूजा भी गायब हुआ तो कानून जो है वो सही साबित नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उसका मुआवजा उसकी जो है वो मुख्तलिफ पैदावारी मालियत के बजाय। यहाँ जो है क्लासिकल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, इसको हम जो है वो दो सूरतों में जो है वो देखेंगे। देयर आर टू सिचुएशन एग्जिस्ट हियर। द फर्स्ट वन, फर्म एम्प्लॉयज वन फैक्टर्स ओनली, यानी पहली सूरत तो हम ये देखेंगे कि अगर फर्म सिर्फ एक आमले पैदाइश लगा रही हो, अगरचे ये बहुत गैर हकीकी सी सूरत हाल है कि सिर्फ एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से पैदा किया जा रहा हो, लेकिन हम जानते हैं, हमने पहले भी स्टडी किया कि क्लासिकल मुआशदान जो हैं वो लेबर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और उनका ख्याल था कि लेबर ही जो है वो मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। चुनांचे हम सबसे पहले जो है वो ये केस देखेंगे कि अगर फर्म सिर्फ एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कारोबार में लगा रही हो तो तब जो है वो क्या सूरत हाल होगी। जबकि दूसरी सूरत, जबकि फर्म जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा रही हो, यानी जमीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम, बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कारोबार में एम्प्लॉय कर रही हो, तो तब जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो मुआवजा है वो कैसे तय होगा। यानी हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो रेमुनेशन है, उनका जो मुआवजा है वो कैसे तय पाता है। चुनांचे हम ये इस सूरत में भी देखेंगे जब फर्म एक आमले पैदाइश लगा रही हो या एक से ज्यादा जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा रही हो। चुनांचे पहला केस, जबकि फर्म सिर्फ एक आमले पैदाइश कारोबार में लगा रही है तो ऐसी सूरत में फर्म का किसी एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मुआवजा कैसे तय पाएगा। According to the classical theory of marginal productivity, a firm will hire a factors to the point at which the market price of the factor is equal to the value of its marginal productivity. यदि ऐसी सूरत में नस्बी मुख्ततिम पैदावारियत के मुताबिक फर्म सिर्फ इतने मजदूर काम पर लगाएगी कि आखिरी मजदूर की मालियत मुख्ततिम पैदावार और राइज उजरतें आपस में बराबर हो जाएं। अब हम जानते हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस है, जैसे कि हमने यहाँ इसको सिर्फ जो है वो मजदूर फर्ज कर लिया, वैसे तो किसी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मुआवजे के तयन के सिलसिले में यही जो है वो फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ जैसे कि हमने मजदूर की मिसाल ली, तो मजदूर का मुआवजा जो कि उजरत कहलाता है, ये उजरत जो है वो मार्केट से डिटरमिनेट होती है, यानी मजदूर की तलब और रसद के तवाजुन से जो है ये उजरतें तय पाती हैं, और जब ये उजरत एक दफा तय हो जाती है तो ये आसानी के साथ जो है वो तब्दील नहीं होती। एक जो एंटरप्रेन्योर है या एक जो मजदूर है वो इसको अपनी रसद और तलब में तब्दीली करके इसको तब्दील नहीं कर सकता। चुनांचे प्राइस ऑफ फैक्टर्स, या यहाँ एग्जाम्पल अगर हम ले लें उजरत जो है वो मजदूर की मुख्तलिफ पैदावारियत के बराबर हो जाए, उस वक्त तक जो है वो मजदूरों को कारोबार में लगाया जाएगा। क्योंकि हमने पीछे अपने असम्पशन में पढ़ा कि जैसे जैसे ज्यादा मजदूर कारोबार में लगाए जाते हैं तो मजदूर की मुख्तलिफ पैदावारी कम होती चली जाती है। चुनांचे
उस वक्त तक मजदूर हम कारोबार में लगाते रहेंगे जबकि उनकी पैदावार कम होते होते जो है वो राइज उजरतों के प्रीवेल उजरतों के बराबर ना हो जाए। और जब वो प्रीवेल उजरतों के बराबर हो जाएगी तो उस वक्त हम मजदूर जो है वो लगाना बंद कर देंगे कारोबार में, क्योंकि उसके बाद भी अगर हम मजदूरों को कारोबार में लगाते गए तो मुख्ततिम पैदावार और कम हो जाएगी, जो कि मुख्ततिम पैदावारी मालियत को और कम कर देगी और नतीजतन राइज उजरतें हमें उजरत ज्यादा पे करनी पड़ेगी जबकि मजदूरों से हमें पैदावार कम हासिल होगी। गोया ये तय पाया कि हर फर्म जो है वो अपनी जो है वो बिजनेस में इतनी जो है वो फैक्टर्स को इम्प्लाई करेगी कि उनकी जो मुख्ततिम पैदावारी मालियत है वो उजरतों के बराबर हो जाए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फार्मूला क्या अप्लाई किया जाएगा कि जहां वेजेस जो हैं वो VMP के बराबर हो जाएं। VMP हमने पहले पढ़ा कि मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ अ लेबर मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें हासिल होता है वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट। जहां भी जो वेजेस हैं वो वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट के बराबर हो जाएंगी, इतने ही जो है वो लेबर जो है वो इम्प्लाई किए जाएंगे। यहाँ हमने एक जो है वो स्केड्यूल जो है वो सेट किया है जो शो कर रहा है कि किस तरह फर्म जब एक आमले पैदाइश को कारोबार में लगा रही होती है तो उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मुआवजा जो है वो कैसे तय पाता है। यहाँ हमने पहले कॉलम में जो है वो लेबर लिया। हमने यहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिया है, यानी जमीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से सिर्फ एक जो है वो फैक्टर लिया विच इज द लेबर। ये लेबर जो है वो सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नुमाइंदगी कर रहा है। हमने पहले कॉलम में हमने लेबर की जो है वो क्वांटिटीज जो है वो यहाँ पुट की हैं। पहला लेबर जब कारोबार में लगाया गया तो टोटल प्रोडक्ट हासिल हुई 10, मार्जिन प्रोडक्ट ज़ाहिर 10 है और यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ द मार्जिन प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट क्या है, इसके लिए हमें जो है कैलकुलेट करने के लिए हमें इस मार्जिन प्रोडक्ट को जो है कमोडिटी की प्राइस से मल्टीप्लाई करना होगा। कमोडिटी की प्राइस क्या है, कमोडिटी की प्राइस है 2। आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि कमोडिटी की प्राइस मुसलसल 2 है, क्यों? इसलिए कि हमने पीछे असम्पशन पढ़ी कि कमोडिटी मार्केट में जो है वो परफेक्ट कंपटीशन है, मुकम्मल मुकाबला पाया जाता है। और मुकम्मल मुकाबले की हमने जानते ही है कि एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइस। प्राइस में यकसानियत पाई जाती है। प्राइस मार्केट डिटरमिनेट होती है और ये आसानी से तब्दील नहीं होती, इसलिए देखिए आप प्राइस जो है वो मुसलसल 2 है। इसी तरह चूंकि जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट में भी जो है वो मुकम्मल मुकाबला पाया जाता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ जो वेजेस हैं वो भी जो है वो फिक्स हैं, वो मुसलसल जो है वो 10 है। कमोडिटी मार्केट और जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट में जो है वो परफेक्ट कंपटीशन की वजह से प्राइस कमोडिटी की प्राइस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस दोनों जो है वो फिक्स हैं। अब हम यहाँ मालूम करेंगे वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट। पहले मजदूर की जो मार्जिन प्रोडक्ट है वो है 10 को हम जो है वो कमोडिटी की प्राइस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्जिन प्रोडक्ट कितनी है 20। अब आप यहाँ जरा कंपेयर करें, एक फर्म को जो वेजेस पे करना पड़ेगी वो है 10, जबकि उसको जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी की वैल्यू हासिल हो रही है, वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट, वो है 20। गोया पहला मजदूर लगाने से जो है 20 जो है वो वैल्यू हासिल होती है, जबकि उसको वेजेस कितनी देनी पड़ती है 10। गोया यहाँ पहले मजदूर को लगाना बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था। फर्म को इंसेंटिव हासिल होगा, वो तरगीब हासिल होगी, वो एक और जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कारोबार में अप्लाई करेगी। एक और लेबर लगाया गया, नतीजतन टोटल प्रोडक्ट कितनी हासिल हुई 18। टोटल प्रोडक्ट 18 है, लेकिन जो इस दूसरा मजदूर है इसने टोटल प्रोडक्ट में कितना इजाफा किया है, आप देख रहे हैं 10 से बढ़कर 18 हो गई। गोया दूसरे मजदूर ने जो पैदावार में इजाफा किया वो 8 यूनिट के बराबर है। 18 में से हम 10 निकालेंगे तो आ गया 8। मार्जिन प्रोडक्ट, दूसरे मजदूर की मार्जिन प्रोडक्ट क्या है 8 है। हम बच्चों पढ़ ही चुके, मार्जिन प्रोडक्ट से क्या मुराद है, टोटल प्रोडक्ट में होने वाली तब्दीली, एडिशन। टोटल प्रोडक्ट में कितना एडिशन हुआ, लेबर में 1 यूनिट के एडिशन से ये 10 से बढ़कर 18 हो गई, गोया कि 8 यूनिट का इजाफा हुआ। दूसरे लेबर की मार्जिन प्रोडक्ट है 8। अब हम वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, कैसे कि MP को P से मल्टीप्लाई करेंगे। MP 8 है और प्राइस हम जानते ही हैं वो 2 है, तो ये हो गया 16। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16। यहाँ दूसरे मजदूर की जो पैदावार है वो है, वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट कितनी है, उसकी मुख्ततिम पैदावारी मालियत है 16, जबकि उसको वेजेस दी जा रही है 10। यहाँ भी दूसरा लेबर से जो है उसको उनको
फर्म को फायदा हासिल हो रहा है। 16 जो है वो यूनिट की जो है वो वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट हासिल हो रही है, जबकि वेजेस पे करना पड़ेगी 10 यूनिट। चुनांचे थर्ड लेबर जो है वो लगा लिया जाएगा। चुनांचे यहाँ भी देखिए वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट कितनी है, 12 है। तीसरे मजदूर की जो मार्जिन प्रोडक्ट है वो पहले की निस्बत कम हो गई। आप देख रहे हैं कि मार्जिन प्रोडक्ट मुसलसल कम हो रही है। क्या वजह है? इसके पीछे वही हमारी असम्पशन है, क्योंकि फर्म पर जो है वो कानूनी तकलील हासिल का निफाज है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट, जिसके मुताबिक जैसे जैसे आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कारोबार में लगाते जाएंगे, टोटल प्रोडक्ट में गिरती हुई शरह से एट द डिक्रीजिंग रेट इजाफा होगा और मार्जिन प्रोडक्ट मुसलसल गिरती चली जाएगी। चुनांचे तीसरे मजदूर पर मुख्ततिम पैदावार जो है वो 6 है, जिसको 2 से प्राइस से मल्टीप्लाई किया गया तो हमारी मार्जिन प्रोडक्ट है 12। ये अभी भी जो है वो वेजेस की निस्बत ज्यादा है। फर्म को इंसेंटिव होगा, उसको तरकीब मिलेगी कि वो ऑल लेबर जो है वो बिजनेस में अप्लाई करे। चलिए चौथा लेबर जो है वो कारोबार में लगाया गया। अब जो है वो हमारी मार्जिन प्रोडक्ट कितनी है? अब हमारी मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो गिरकर जो है वो 5 हो गई और जो है हमारी वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट क्या है वो 10 है, जो कि एग्जैक्ट बराबर हो गई है वेजेस के। अब इसके बाद जो है वो मजीद लेबर जो है वो बिजनेस में अप्लाई नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसके बाद एक मजीद लेबर जो है वो अप्लाई किए जाएंगे तो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स कानूनी तकलील हासिल के तहत पैदावार भी तो कमी हो जाएगी। मार्जिन प्रोडक्ट मजीद कम हो गई है, जिसको प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट कम होकर इतनी कम हो गई है कि वो वेजेस से भी कम हो गई है, यानी ये कम होकर 8 रह गई है। जिसका मतलब है कि लेबर को वेजेस तो ज्यादा पे करनी पड़ रही हैं, लेकिन वो फिफ्थ लेबर जो है वो प्रोडक्शन में जो इजाफा कर रहा है वो कम कर रहा है। इस तरह फर्म को यहाँ नुकसान का सामना है। वेजेस 10 पे करनी पड़ रही है, जबकि पैदावार कितनी हासिल हुई है? जस्ट 8। पैदावार की जो मालियत हासिल हुई है वो है जस्ट 8। चुनांचे फर्म कितनी लेबर एम्प्लॉय करेगी? 4 लेबर एम्प्लॉय करेगी, क्योंकि 4 लेबर एम्प्लॉय करने पर उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट जो है वेजेस के जो है वो बराबर है। जैसे कि हमने इस लॉ में भी देखा था कि एक फर्म उस पॉइंट तक एम्प्लॉय करती चली जाएगी जब तक उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट उसकी जो है वो वेजेस के बराबर हो जाए। इसी सूरत हाल को हम जो है वो ग्राफ की सूरत में भी देखेंगे। ये स्टूडेंट्स एक ग्राफ है। यहाँ जो है वाई एक्सिस पर हम जो है वो वेजेस को मेजर कर रहे हैं और यहाँ हम और एक्स एक्सिस पर जो है वो हम लेबर को मेजर कर रहे हैं। वाई एक्सिस पर हम वेजेस को। ये स्टूडेंट्स जो है वो डब्ल्यू बार जो आपको नजर आ रहा है खत, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेजेस को डिटरमिन कर रहा है। ये दर हकीकत में एवरेज वेजेस और मार्जिनल वेजेस को रिप्रेजेंट करता है। आप ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही खत है जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू का कर्व देखा। ये कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल क्यों है? ये लेबर के एक्सिस की जो है वो बिल्कुल पैरेलल क्यों है? इसलिए कि वेजेस डिटरमिन हो चुकी हैं 10। ये 10 वेजेस जो डिटरमिन हुई हैं ये मार्केट फोर्सेस की मदद से जो है वो तय हुई हैं, इसलिए जो है ये चेंजेबल नहीं है। एक फर्म जो है इस पर जितनी चाहे लेबर जो है वो एम्प्लॉय कर सकती है। इस तरह लेबर इस 10 पर जितनी चाहे जो है वो अपनी सप्लाई दे सकते हैं, कम या ज्यादा। ये है VMP का खत। आप देख रहे हैं कि VMP का खत कैसा है? ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। क्यों? इसलिए अगरचे VMP 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्ट है, उसका हासिल ज़रब है, और वो क्या है? वो है प्राइस और MP। प्राइस तो जो है वो कमोडिटी की वो तो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ मुकम्मल मुकाबला एग्जिस्ट करता है। अलबत्ता मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर वो हम देख रहे थे कि वो मुसलसल जो है वो कम हो रही है, क्योंकि ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू ऑफ स्केल, कानूनी तकलीलें जो हासिल है उसके नफाज की वजह से। जैसे जैसे ज्यादा लेबर कारोबार में मुसलसल एम्प्लॉय किए जाएंगे, मार्जिन प्रोडक्ट गिरती चली जाती है। चुनांचे जब उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई किया गया तो वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट वो भी मुसलसल जो है वो गिरती चली जाती है। पॉइंट ई वो यूनिक पॉइंट है जिस पर जो है वेजेस जो है वो VMP वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट के बराबर है। इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले जो है वो वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो वेजेस से ज्यादा है। आप देख रहे हैं कि इसका खत ऊपर वाक़या है जबकि वेजेस का खत नीचे वाक़या है। वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट मुख्तलिफ पैदावारी मालियत उजरत से ज्यादा है।
चुनांचे फर्म को एक इंसेंटिव मिलेगा, एक इंड्यूसमेंट मिलेगी, एक तरकीब मिलेगी, वो ज्यादा जो है वो लेबर जो है वो कारोबार में लगाती चली जाएगी। हद तक जब वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कारोबार में लगाएगी तो वहां आप देख रहे हैं कि उजरत जो है वो मुख्तलिफ पैदावारी मालियत के बराबर है, विच आर इक्वल टू वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट। इस पर आकर फर्म जो है वो मजीद जो है वो लेबर जो है वो बिजनेस में एम्प्लॉय नहीं करेगी, क्योंकि अगर इसके बाद बिजनेस में एम्प्लॉय करती है तो उसको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो वेजेस से जो है वो कम हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट का खत नीचे है और वेजेस का खत जो है वो ऊपर को है। गोया यहाँ उजरतें जो है वो मुख्तलिफ पैदावारी मालियत की निस्बत जो है वो ज्यादा है, चाहे यहाँ फर्म को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बस यहाँ तक जो है वो फर्म जो है वो कारोबार में जो है वो अपनी जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अप्लाई करेगी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से ये बात तय पाई कि एक आमली पैदाइश का जो मुआवजा है वो कितना तय पाता है, कैसे तय पाता है। हर आमले पैदाइश का मुआवजा वो उसकी जो है वो मुख्तलिफ पैदावारी मालियत के बराबर होता है। गोया the remuneration of factors of production is equal to the value of the margin productivity। उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मार्जिन प्रोडक्टिविटी की जितनी वैल्यू होगी एग्जैक्ट उसके बराबर जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो रेमुनेशन है वो डिटरमिन्ड होगा। जी स्टूडेंट्स, ये दूसरी सूरत हाल है जबकि फर्म जो है वो एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कारोबार में एम्प्लॉय नहीं कर रही बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कारोबार में एम्प्लॉय करती है। फर्म एम्प्लॉयज सेवरल फैक्टर्स, जब फर्म कई आमलीन ने पैदाइश जो है वो कारोबार में लगा रही हो। According to the classical theory of marginal productivity, a firm will spend its budget on employing factors of production in such way that the ratio of marginal product of factors to its price is equal for all employed factors of production। यानी नजरिए मुख्तलिफ पैदावारी के मुताबिक फर्म आमलीनी पैदाइश की खरीदारी पर अपने बजट को कुछ इस तरह खर्च करेगी कि तमाम आमलीनी पैदाइश की मुख्तलिफ पैदावारी और उन आमलीन के मार्क्सों का तनासुब आपस में बराबर हो जाए। जिस स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कितना जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किस हद तक एम्प्लॉय किए जाएंगे कि हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मार्जिन प्रोडक्ट और उनकी जो प्राइस की रेशो है वो सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की आपस में जो है वो क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एक हमारे पास जो है वो ये बजट लोकेशन है। सी से मुराद जो है उसका कॉस्ट आउटलेट है कि जितना उसका जो है वो कॉस्ट है उसकी जितना उसके पास जो है वो बजट मौजूद है। और यहाँ जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हम अज्यूम करते हैं कि वो बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाती है जैसे लेबर, कैपिटल, डैश डैश, लैंड है, एंटरप्रेन्योरशिप है। एन से मुराद है कोई भी लास्ट नंबर, आप इसको लैंड भी कह सकते हैं या कोई भी लास्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एल से मुराद है कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना लेबर कारोबार में लगाया गया। पी एल से मुराद है प्राइस ऑफ लेबर, आप इसको वेजेस भी कह सकते हैं। लेबर और प्राइस को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मालूम होगा कि लेबर्स पर जो है वो कितनी जो है वो फर्म्स को एक्सपेंडिचर्स का सामना करना पड़ा, गोया लेबर को एम्प्लॉय करने पर कितने मसारिफ आए। इसी तरह कैपिटल, के से मुराद है कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना भी सरमाया कारोबार में लगाया गया। पी के से मुराद है यानी कि इंटरेस्ट रेट, शेयर सूद, कैपिटल की प्राइस। अगर हम जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस ऑफ कैपिटल से, लगाए गए सरमाए की मिकदार को शरह सूद सरमाए की कीमत से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मालूम होगा कि फर्म को जो है वो कैपिटल पर जो है वो कितने मसारिफ का सामना है। इसी तरह हम ये काम सब के सब जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए करेंगे और इस सब की जो है जितने जिसके इन पर अखराजात का सामना है इसके समेशन को, इसके मजमूए को जो है टोटल कॉस्ट की जो है वो बराबर होना चाहिए। ये कॉस्ट की जो है वो फर्म की कॉस्ट की इक्वेशन है। फर्म जो है वो कब जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कितनी मिकदार जो है वो कारोबार में लगाएगी, तो इसके लिए जैसे कि हमने ऊपर दोनों डेफिनेशंस में देखा कि जहां मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर और उनकी प्राइस की जो रेशियो है वो सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के आपस में बराबर हो जाए, यानी जहां मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ लेबर की रेशियो बराबर हो जाए मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और प्राइस ऑफ कैपिटल की रेशियो की। इसी तरह ये जो है वो तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो है वो आपस में जो है वो बराबर हो जाए। गोया जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए जा रहे हैं सबकी मार्जिनल प्रोडक्ट
और प्राइस की रेशो आपस में जो है वो बराबर हो जाए, तो फर्म जो है वो इतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कारोबार में इम्प्लाई करेगी। हम इस सारी की सारी सिचुएशन को जो है वो एक शेड्यूल की मदद से भी देखते हैं, तब ये सूरत हाल ज्यादा वाज़ेह तौर पर सामने आएगी। जो स्टूडेंट्स, ये एक स्केड्यूल है जिसमें हम यहाँ कुछ असम्पशंस रखते हैं। सबसे पहले जो है मुझे हम असम्पशंस रखते हैं वो ये कि कैपिटल जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, वो 8 है, जबकि जो लेबर की प्राइस है वो है 2 और कैपिटल की प्राइस क्या है, कैपिटल की प्राइस जो है वो 1 है, यानी वेजेस जो है वो 2 है और जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 है। अब यहाँ हम अज्यूम करते हैं ये है टोटल सिचुएशन, यानी कि लेबर, वेजेस 2 और इंटरेस्ट रेट 1, इनकी मदद से हमें इतनी लेबर जो है वो अप्लाई करनी है कि हमारी कॉस्ट जो है वो 8 से ज्यादा ना हो। ये समझें कि एक एंटरप्रेन्योर की पाबंदी है, उसको एक कंस्ट्रेंट का सामना है। हम अज्यूम करते हैं कि लेबर, यहाँ लेबर के मुख्तलिफ यूनिट्स जो है वो अप्लाई किए गए और मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर आप मुसलसल देख रहे हैं कि कम होती जा रही है। ये 20 से कम होकर मुसलसल जो है वो गिरती गिरती 4 हो गई है। कैपिटल भी अप्लाई किए गए, कैपिटल पर भी उसी तरह जो है वो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रेट यानी कानूनी तकलील हासिल का निफाज है, उसकी मार्जिन प्रोडक्ट मुसलसल गिरती चली जाती है। ये 7 से कम होते होते मुसलसल 3 पर आ गई है। अब जो है हम कितने जो है कितने लेबर और कितने कैपिटल लगाएगी, क्योंकि पहली हमारी एग्जांपल में सिर्फ एक ही हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था, लेबर, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा है, लेबर और कैपिटल 2 हैं। अब फर्म कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाएगी, फर्म लेबर और कैपिटल की इतनी मिकदार जो है वो कारोबार में लगाएगी कि लेबर की मार्जिन प्रोडक्ट और जो है वो प्राइस की रेशो कैपिटल की मार्जिन प्रोडक्ट और प्राइस की रेशो के बराबर हो जाए। चलिए, अगर कैपिटल के 3 और अगर लेबर के 3 और कैपिटल के 2 यूनिट जो हैं वो बिजनेस में अप्लाई किए जाएं तो हमारे जो है इस फार्मूले पर को जो है पर मुकम्मल तौर पर जो है वो पूरा उतरेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि अगर लेबर के 3 और कैपिटल के 2 यूनिट्स लगाए जाएं तो क्या हमारी कॉस्ट पूरी हो जाती है। जी, लेबर के 3 फैक्टर्स लगाए गए और हमने जैसे कि अज्यूम किया था कि लेबर और प्राइस यानी वेजेस कितनी है, 2 हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, कैपिटल के कितने यूनिट लगाए गए 2 और कैपिटल की जो है वो प्राइस क्या थी 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 6 + 2 = 8। गोया कि अगर लेबर के 3 और कैपिटल के 2 यूनिट्स लगाए जाएं तो हमारी जो है वो कॉस्ट 8 रुपीज जो है वो पूरी हो जाती है। अब हम ये भी देखेंगे कि क्या ये हमारी जो है जो फार्मूला है या इक्विलिब्रियम कंडीशन है क्या उसको पूरा करता है। जी, लेबर मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर अगर 3 लेबर जो है वो अप्लाई किए जाए, कितनी है बच्चों 3 अगर लेबर जो है वो अप्लाई किए जाते हैं तो मार्जिन प्रोडक्ट है 12 को हम डिवाइड करेंगे किस पर, लेबर की जो है वो प्राइस पर, लेबर की प्राइस है 2, 12 को हमने 2 पर मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट है 6। कैपिटल के हमने कितने यूनिट लगाए, कैपिटल के हमने यूनिट लगाए 2। जब कैपिटल के 2 यूनिट्स लगाए जाते हैं तो कैपिटल की मार्जिन प्रोडक्ट कितनी है 6। ये देखिए मार्जिन प्रोडक्ट है, कैपिटल की मार्जिन प्रोडक्ट कितनी है 6 को हम डिवाइड करेंगे पी के पर, इंटरेस्ट रेट पर, कैपिटल की प्राइस पर, वो है 1। हमने 6 को 1 पर डिवाइड किया तो तब भी हमारा रिजल्ट क्या है 6। गोया ये बात साबित हुई कि अगर लेबर के 3 और कैपिटल के 2 यूनिट्स लगाए जाएं तो लेबर की जो मार्जिन प्रोडक्ट और प्राइस की रेशियो है वो कैपिटल की मार्जिन प्रोडक्ट और प्राइस की रेशियो के बराबर होगी, बोथ आर 6। तो इस तरह जो है ये सिर्फ 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में नहीं बल्कि फर्म सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी यही पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है कि तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इतनी मिकदार लगाई जाए कि उनकी मार्जिन प्रोडक्ट और प्राइस की रेशियो तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की आपस में बराबर हो जाए। तो ये थी इसकी थ्योरी। अब हम देखते हैं कि क्या इस नजरिए को किसी किस्म की क्रिटिसिज्म का भी सामना है या कि नहीं। सबसे पहला जो इस पर तनकीद की जाती है वो ये कि मुकम्मल मुकाबला तो हकीकी जिंदगी में पाया ही नहीं जाता। यानी ये कहा जाता है कि इस नजरिए में फर्ज किया गया कि लेबर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट यानी मजदूरों और अशिया की मंडी में मुकम्मल मुकाबला पाया जाता है, जबकि यानी और मुकम्मल मुकाबले के तहत हम जानते हैं कि अशिया की कीमतें और मजदूरों की जो है वो उजरतें यानी कि दोनों की दोनों एक जैसी रहती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों मार्केट्स में, प्रोडक्ट मार्केट में भी और इसके अलावा जो है वो लेबर मार्केट में भी जो है वो नामुकम्मल मुकाबला पाया जाता है। मोनोपोलीज पाई जाती हैं, ट्रेड यूनियंस बहुत सरगर्म होती हैं, वो ना जो है वो लेबर्स की जो उजरतें होती हैं उसको एक खास हद से जो है वो नीचे आने ही नहीं देती।
फिर इसके अलावा ये भी एक क्रिटिसिज्म इस पर किया गया कि सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होमोजीनियस नहीं हो सकते और जाहिर है हो भी नहीं सकते। कैसे मुमकिन है कि तमाम मजदूर एक जैसे हों? मजदूर यकीनन अपनी जिस्मानी, ज़हनी और नफ्सियाती जो है वो सेहत के लिहाज से एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं, अपनी वैल्यूज के लिहाज से बड़े मुख्तलिफ होते हैं, अपनी ऑनेस्टी की वैल्यूज, अपनी हार्ड वर्किंग की वैल्यूज के लिहाज से बड़े मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए ये कहना कि तमाम मजदूर एक जैसे हैं बहुत ही अनरियलिस्टिक सी जो है वो एक असम्पशन है। फिर इसके अलावा सस्पेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कानूनी तकलीमी हासिल का निफाज जो है वो मुअत्तल किया जा सकता है, क्योंकि इस नजरिए में फर्ज किया गया कि जैसे जैसे हम मजीद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कारोबार में इम्प्लाई करेंगे तो उनकी मार्जिन प्रोडक्ट गिरती चली जाएगी। लेकिन हमने देखा है कि ऐसा हकीकी दुनिया में नहीं है। हकीकी दुनिया में बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से, अगर आप एग्रीकल्चर में देखिए तो वहां जो है वो जदीद जो है वो पेस्टिसाइड्स और इसके अलावा जो है वो अच्छी फर्टिलाइजर्स की वजह से और जो है वो साइंटिफिक जो है वो नॉलेज की वजह से जो है वो मुख्तलिफ पैदावारियत को मुसलसल गिरने से रोका गया है। चुनांचे कानूनी तकलीमी हासिल का निफाज जो है वो मुअत्तल किया जा सकता है। फिर इसके अलावा कि ठीक है कि कैपिटल और लेबर एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट तो हैं, लेकिन ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कैपिटल इस्तेमाल करें और लेबर को यूज ना करें, या सिर्फ लेबर यूज कर लिया जाए और कैपिटल को जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। यानी आपको सिर्फ ड्राइवर्स की मदद से जो है वो आप बस नहीं चला सकते, आपको बस की भी जरूरत पड़ेगी। इसी तरह जो है आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो मशीनों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको उनको चलाने के लिए लेबर की भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। गोया ये एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है और बहुत कम जो इनकी सब्स्टिट्यूशन की रेशियो है वो बहुत कम है, कुछ हद तक ये एक दूसरे का नेमुल बदल है। फिर इसके अलावा नो फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ये भी फर्ज किया गया कि मुआशरत में मुकम्मल रोजगार जो है वो पाया जाता है, जबकि हम देखते हैं कि आज की हकीकी दुनिया में जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट वो बहुत ज्यादा डेवलप कंट्रीज हैं, वहां भी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पाई जाती है। अफरात सर, तफरीत सर, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये बहुत सी आम सूरत हाल हैं जो कि इकोनॉमीज में जो है वो पाई जाती हैं। फिर ये कि कंसेप्ट ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट इज रॉन्ग, यानी मुख्तलिफ पैदावार का तस्वुर ही मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि किसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो है वो मार्जिन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना कुछ इस कदर आसान नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन जो होती है वो बहुत तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो है वो कंबाइंड एफर्ट का नतीजा होती है। जब एक शय पैदा होती है तो उसकी प्रोडक्शन में तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हिस्सा लेते हैं। इसलिए ये कहना कि सिर्फ एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो है वो प्रोडक्शन को, मार्जिन प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लिया जाए तो दर हकीकत में ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि कपड़े को प्रोड्यूस करने के लिए जो है पावर लूम्स, लेबर, कॉटन और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो सिर्फ लेबर की जो है वो मार्जिन प्रोडक्ट वहां मालूम कर लेना दर हकीकत में जो है वो इस कदर आसान नहीं है। फिर इसके अलावा ये कि आमलीन की रसद को नजरअंदाज कर दिया गया है, इग्नोर्स द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स। इस नजरिए में जो है वो दर हकीकत में जो है डिमांड जो है उसको जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड है उस पर ज्यादा कंसंट्रेट किया गया है, जबकि जो सप्लाई फैक्टर है उसको जो है वो नजरअंदाज कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ पैदावारी मालियत मालूम करने में भी दिक्कत है। गोया न सिर्फ मुख्तलिफ पैदावार मार्जिन प्रोडक्ट मालूम करना मुश्किल है, बल्कि इसकी वैल्यू, इसकी मालियत मालूम करना भी मुश्किल है। उसकी वजह यह कि एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बायक वो बहुत सारे काम कर रहा होता है, इसलिए उसकी प्रोडक्शन में से उस स्पेसिफिक प्रोडक्शन की मालियत मालूम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ पैदावारी मालियत, वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट मालूम करने के लिए हम मार्जिन प्रोडक्ट को प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, शय की कीमत। अब ये शय की कीमत जो है उसका सही अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाज़ औक़ात कमोडिटी की प्राइस पर एक जो है वो प्राइस कंट्रोल की पॉलिसी भी मौजूद होती है, और बाज़ औक़ात जो है ये सूरत का भी सामना होता है कि हम कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी प्राइस लें, क्या हम जो है वो होलसेल प्राइस लें, रिटेल प्राइस लें, कौन सी प्राइस को जो है वो कंसीडर किया जाए। बहरहाल ये वो पॉइंट्स हैं जो कि जिसके जरिए जो है वो इस नजरिए पर जो है वो तनकीद की गई। ये सारी की सारी तनकीद यकीनन बहुत ज्यादा जो है वो वैलिड है, लेकिन इसके बावजूद जो नजरिया है वो अपनी जगह जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने देखा है कि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है
उनका रेवोल्यूशन भी ज्यादा होता है, और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी कम होती है, ऑटोमेटिकली उनका रेवोल्यूशन भी जो है वो कम दे पाता है।